कॉल आ रही है शायद साहब की, उनको बता रहे हैं कि वो वॉक पे गए हैं। सर अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लिंक्स पे ले जा। इनके दूसरे घर से निकाहनामा की कॉपी मिली है ब्लैंक। शहजादा बैत कर लाऊं आज मैं किसी और दिन तो क्या वो कह रही कि मुझे धमकी देते रहते थे। मतलब इसमें प्रॉब्लम वो डरी हुई थी। दूसरे घर में उन्होंने सेटिंग की हुई थी, बेडशीट लगाए हुए थे और वो तैयारियां कर रहे थे। एक अरबी खातून ने ना अपने हस्बैंड से कहा कि मैं काम शाम में ना मैं बीमार हूँ, मैंने अच्छा मैंने दम कर दिया। उसमें ना उन्होंने कुरान पाक की साइड का दम किया जिसमें 2-2 3-3 4-4 शादियों की बात है। नहीं ठीक हो तो वो सुनते ही ना उठ के तो भागम दौड़ा काम। तो इन्होंने ये क्या मैंने इनसे पूछा तो मुझे शरीर आदमी मैंने कहा वो आप दूसरे घर में इतनी सेटिंग क्यों तो आप इस्तेमाल ही नहीं करते? कहते वो तो मैं सरप्राइज देना चाह रहा था वाइफ को। बेटा तुमने दे दिया तो बेटा तुमने किसी दिन सरप्राइज दे देना, उन्हें चंचड़ा है ना। जी सर 10 पे दोबारा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर हस्ब साबिक मेरे साथ मिस आमना नवाज़ भी प्रोग्राम में शामिल हैं। मिस आमना सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ मूड और मिजाज के मामले पर बातचीत करती हैं, हमें बताती हैं, गाइडेंस देती हैं। पिछले प्रोग्रामों में हम मूड और मिजाज की ख़राबी, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, इन मौज़ूआत पे बात कर रहे थे। आज मिस आमना हमें ये बताइए कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाए, क्योंकि क्या यही काफ़ी है कि किसी का मूड स्विंग करता है या मूड में उतार चढ़ाव आता है? क्योंकि जब हम मूड की ख़राबी या मूड की बीमारी का नाम लेते हैं तो इससे यही तासुर मिलता है कि सारा मामला मूड के इर्द गिर्द ही है, लेकिन कुछ और तब्दीलियां भी तो लोगों में देखी जाती हैं जब उन्हें मूड तंग करने लगता है और एक बीमार मूड का रंग इख्तियार कर लेता है। तो वो कौन कौन सी और इलामात हैं जिनके ज़रिए हमें पता लगता है कि अब मूड ख़राबी की तरफ जा रहा है, बीमार हो रहा है? कुछ इस बारे में हमें बताएं। फैमिली मेम्बर्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है ये असेस करना कि वो कौन सा वक्त था कि जब इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, मूड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी। वो ज़्यादा या तो इतनी नॉलेज नहीं होती या उतना ज़्यादा उस नज़र से देखते नहीं हैं अपने लव्ड वन को कि जब उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है या मूड प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे डिप्रेशन की तरफ जाना, उदासी की तरफ जाना या चिड़चिड़ेपन की तरफ जाना। तो इनिशियली तो यही समझा जा रहा होता है कि शायद ऐसे कोई वक्ती तौर पर कोई मसला है, ठीक हो जाएगा, आजकल फ़लाँ चीज़ की वजह से स्ट्रेस्ड आउट है या काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर फैमिली मेम्बर्स जान लें तो वो असेस कर सकते हैं अपने लव्ड वन को कि उसके अंदर अगर ये तमाम तब्दीलियाँ आ रही हैं और कंसिस्टेंटली आ रही हैं, कई दिनों से, कई हफ्तों से ये देखी जा सकती हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो सकता है कि हेल्प की ज़रूरत है उनके लव्ड वन को या नहीं। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली डिप्रेशन की बात करें, जो कि मूड डिसऑर्डर में बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है कि मायूसी या डिप्रेस्ड महसूस करना। तो डिप्रेशन सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये इसको बड़े आम अल्फाज में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि डिप्रेशन हो रही है या मैं बड़े डिप्रेस्ड हूँ ये। लेकिन बेसिकली जो क्लिनिकल डिप्रेशन की हम बात करते हैं तो वो तो प्योरली एक फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, उसमें हमारे केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वो कुछ मरीज़ के लिए कुछ कर देने से वो ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसको बाकायदा प्रोफेशनल्स की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो फैमिली को बताने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक सिम्टम है कि अगर पेशेंट आपको लेथार्जिक नज़र आ रहा है, बड़े दिनों से थकावट उसको महसूस हो रही है या वो रिपोर्ट भी करता है, वो आराम भी करता है, इसके बावजूद भी उसको वो थका थका महसूस करता है, डाउन महसूस करता है, ओवरऑल वो जो एक
महसूस करना, खुशी महसूस करना, वो नहीं नज़र आती है पेशेंट के ओवरऑल उसके अपीयरेंस में। फिर स्लीप प्रॉब्लम्स जो हैं, ये एक सिम्टम होता है मूड डिसऑर्डर्स का, कि बड़ा क्लियर सिम्टम है कि जिसमें पेशेंट जो है वो ये रिपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं कि या तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, या नींद कम आ रही होती है, या टूट के आ रही होती है, ये बहुत ऐसा आ रही होती है कि 2-3 घंटे सिर्फ सोते हैं, उसके बाद फिर जाग जाते हैं। और अगर नींद बहुत ज़्यादा भी आ रही होती है फिर भी पेशेंट फ्रेश नहीं होता, थकावट ही उसको महसूस होती है। तो एक तो ये सिम्टम है कि स्लीप प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा सिम्टम ये है कि पेशेंट की एपेटाइट भी चेंज होना शुरू हो जाती है। एपेटाइट से मुराद के या तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, या उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, कम खाना शुरू कर देते हैं, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं ये कह के कि अभी मुझे भूख नहीं है या मेरा दिल नहीं चाह रहा। और उसी के मुताबिक पेशेंट के वेट में भी फ्लक्चुएशन नज़र आती हैं। अगर बहुत ज़्यादा खाना जो है वो कंज्यूम किया जा रहा होता है तो नेचुरली वेट गेन भी नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर खाना बिल्कुल नहीं खाए तो वेट लॉस में भी क्लियरली जो है वो फैमिली बता सकती है कि आजकल इसका वज़न गिर रहा है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल जो है वो उसकी जो लाइफ की तरफ अप्रोच है वो भी चेंज हो रही होती है। जैसे वो कुछ नेगेटिव बातें अक्सर कह रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या लोगों के बारे में ये कह रहा होता है कि लोग होते ही ऐसे हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हम किसी पे। एक नेगेटिव सी आउटलुक उसकी नज़र आ रही होती है, फ्यूचर के बारे में भी, अपने बारे में भी, लोगों के बारे में भी वो यही तासुरात दे रहा होता है। तो ये हम इस चीज़ से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। होपलेसनेस भी नज़र आती है ऐसे अफराद में कि मायूस से होते हैं, कोई उनसे बातचीत करके नज़र नहीं आता कि कोई बहुत जज्बा है उनके अंदर कुछ भी अचीव करने का, यानी मोटिवेशन बहुत कम हो जाती है कोई भी काम करने के हवाले से। इसके अलावा जो अलामत है, दूसरी अलामत है डिप्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो ये है कि पेशेंट अपने जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं या जो वो एक्टिविटीज़ जो कि उसको पहले प्लेजरेबल लगती थी या वो इन्जॉय करता था, या उसकी जो कोई हॉबीज़ होती हैं वो उनको निगलेक्ट करना शुरू हो जाएगा, या काम करना वो एक्टिविटीज़ ही नहीं करेगा, या उसको वो मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो एक तो ये अलामत है कि वो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ जो वो पहले करता था उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, अपनी हॉबीज़ को वो परस्यू करना छोड़ देता है, और रोज़मर्रा के काम काज करने में भी उसको ज़रा मुश्किल आ रही है, देर कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है कि अभी दिल नहीं चाह रहा। तो एक जो है वो बेसिकली ये भी एक अलामत है। अच्छा, फिर ये भी देखा गया है कि जब मूड प्रॉब्लम्स का शिकार कोई होता है या डिप्रेशन महसूस करता है तो जो अफराद स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं। जो अफराद चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। हाँ, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो कि जी मैं ये पता है कि इससे ज़रा नींद अच्छी आ जाती है या इससे मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, तो वो बगैर डॉक्टर से मशवरा किए ऐसे अफराद ये लेना शुरू कर देते हैं मेडिसिन। और अब तो ये भी देखा गया कि यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन है कि ख़ुद से ही जो है वो ख़रीद देते हैं और इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं, या अपने किसी और दोस्त को देखते हैं या कोई ऐसा दोस्त जो जिसका कोई मेडिकल से भी कोई ताल्लुक़ है तो उसको भी देख के कई दफ़ा वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन, ये एक बड़ी एक वार्निंग साइन है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा नींद के लिए कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है कि इससे मैं पुरसुकून हो जाता हूँ, या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, या इवन स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू हुई कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ नज़र आती है कि बेचैनी या चिड़चिड़ापन भी बहुत कॉमन है जब आप वार्निंग साइंस देख रहे होते हैं मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स में, कि ऐसे अफराद चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा भी करते हैं, खुश मिजाजी कोई नज़र नहीं आती उनके मूड में, बल्कि थोड़ी सी अग्रेशन और एंगर की तरफ उनका मूड ज़्यादा रहता है। एक गिल्ट की भी कई दफ़ा जो है वो वर्थलेसनेस और गिल्ट की फीलिंग भी वो अक्सर रिपोर्ट करते रहते हैं, या कोई ख़ास अपनी सेल्फ़ केयर करना छोड़ देते हैं। ये भी एक क्लियर सिम्टम है कि
मूड जो है वो डिप्रेस्ड रह रहा है या पेशेंट उसकी तरफ जा रहा है कि रोज़मर्रा के जो अपना हाइजीन का ख्याल, कपड़े चेंज करना, अपने आप को बना संवार के रखना, तो ऐसे अफराद जो डिप्रेस्ड रहना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक बहुत क्लियर कट साइन है जो अगर घर वाले नोटिस करना शुरू कर दें तो वो बर वक्त जो है वो उनको हेल्प दे सकते हैं। एक और बड़ी कॉमन सिम्टम है जो कि डिप्रेशन में भी बहुत आम है कि पेशेंट्स रिपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं फ्रीक्वेंट दर्दें। कभी कहते हैं सर में दर्द है, कभी कहते हैं पेट में मसला है, स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत रिपोर्ट कर रहे होते हैं, या बैक पेन्स बहुत सी रिपोर्ट कर रहे होते हैं ऐसे अफराद। तो बाज़-औक़ात घर वाले भी यही समझते हैं कि कोई मेडिकल रीज़न है, और पेशेंट खुद भी समझ रहा होता है शायद कोई मेडिकल रीज़न है, लेकिन ये साइन है बेसिकली डिप्रेशन की जो अलामतें होती हैं। इवन एंजाइटी के प्रॉब्लम्स में भी ये स्टमक प्रॉब्लम्स या हेडेक का मसला ये सब होता है। तो इन चीज़ों को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये जितने भी सिम्टम्स हमने बात की है ये कम्बिनेशन में है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई सैड है, दैट्स इट। ये जितनी भी हमने अलामतों की बात की है, तो ये सारे जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें पेशेंट के मूड मिजाज को। तो ये जो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, फैमिली अगर उनको आइडेंटिफाई करे और बड़े अरसे से देख रही है अपने किसी लव्ड वन में, तो वो देख सकते हैं कि पेशेंट को क्लियरली हेल्प की ज़रूरत है। और ये कोई ऐसा मूड नहीं है जो कि सिर्फ ये कहने से ठीक हो जाएगा कि चीयर अप, या कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें क्या हुआ है, चलो खुश रहा करो, या इन चीज़ों से ठीक नहीं होने वाला। तो इन सारी इलामात के साथ तो डिप्रेशन में फिर कोई भी इंडिविजुअल बीमार शीमार दिखाई देता होगा। तो क्या ऐसे भी होता है कि इन इलामात के साथ जब कोई अपने मौलिज या डॉक्टर के पास जाता है तो कम इन्फॉर्मेशन की वजह से पर्टिकुलरली उस सिम्टम का इलाज शुरू कर दिया जाता है? जैसे अगर स्टमक की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, या हार्ट बर्न हो रहा है, या इस तरह से मसाइल हैं, तो हार्ट बर्न को फोकस किया जाए, और जहाँ से वो मसला पैदा हो रहा है वो समहाउ इग्नोर हो जाए, निगलेक्ट हो जाए, या उस तक पहुँचने की नौबत ही ना आए। तो क्या ऐसे भी होता है कि इस असना में होने वाला इलाज दरअसल सिम्टम्स का इलाज होता है, असल मसले का नहीं होता? जी, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर मूड प्रॉब्लम की वजह से किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी के स्टमक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाना वैसे भी आसान लगता है, क्योंकि कोई टैबू नहीं है, कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाने का, और जनरली बड़ी एक्सेप्टेंस भी है मेडिकल फील्ड की मेडिसिन्स लेने का, या कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्प लेने का। तो उसमें अप्रोच भी ज़रा आसानी से हो भी जाती है, पेशेंट भी आराम से कहता है कि हाँ ठीक है, शायद यही मसला है जिसकी वजह से मूड भी ख़राब हो रहा है मेरा, या मैं उदास रह रहा हूँ। तो बाज़ औक़ात ये इनिशियली जनरल फिजिशंस के पास ही पेशेंट्स को लेके जाया जाता है कि आजकल ये वज़न भी इसका गिर रहा है और तबीयत इसकी ठीक नहीं है। तो बेसिकली अगेन वही कि ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होगा कि सिर्फ उस एक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करके तो उसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन बाकी अलामतों को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमने जिसका जिक्र भी किया कि मूड प्रॉब्लम्स में ये जो चिड़चिड़ापन आना, या उदासी महसूस करना, या मायूसी, या पेशेंट के मुंह से अगर आप बारहा नेगेटिव बातें, मनफी बातें ही सुन रहे हैं, वो कुछ अच्छी बातें कम ही कर रहे हैं, वो जब भी कह रहा है वो मायूसी की बातें कह रहा है, बुरी बातें कह रहा है, किसी के बारे में कुछ अच्छा कमेंट उसके मुंह से नहीं निकल रहा, उसका मतलब है कि कोई अंडरलाइन कोई इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं। इस मौके पर यह भी देखा गया है कि ऐसे अफेक्टेड लोग, ऐसे पेशेंट्स ये कोशिश भी करते हैं कि दवाई के साथ साथ जो सिम्टम के लिए डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की है, कोई ऐसा सब्सटेंस भी तजवीज़ करा लें जैसे नींद की गोलियां। और कई दफ़ा डॉक्टर साहिबान वक्त की कमी या पेशेंट के दबाव या वक्ती तौर पर उसकी तबीयत की बेहतरी के हवाले से तजवीज़ कर भी देते हैं। बाद में वो मरीज़ अपने डॉक्टर से फ़ॉलोअप में नहीं रहता और उसी नुस्खे को, बल्कि उस नुस्खे में से बाकी चीज़ों को छोड़ के उस नींद की दवाई के रेपिटेटिव इस्तेमाल
में चल पड़ता है, तो क्या इससे और मसाइल भी पैदा होने का अंदेशा होता है? जी, सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है मूड प्रॉब्लम्स में। जहाँ मूड प्रॉब्लम्स होती हैं हम खुद ही अपने डॉक्टर जो है वो बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसे अफराद जिनको मूड प्रॉब्लम्स हैं, देखा ये गया है कि वो बहुत इंडल्ज्ड होते हैं स्मोकिंग के हवाले से, कि खुद में जिस चीज़ से मुझे रिलीफ मिलता है, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है, वो बहरहाल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया कि वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने बात की कि वो स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर वो इसी तरह से नींद की अद्वियात, सुकून के लिए जो अद्वियात होती हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा तो नॉन केमिकल एडिक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि स्क्रीन एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि ये चलो सारा दिन में सारी रात भी कई दफ़ा जो है वो या तो गेम्स खेलते हैं, या फिर बहुत से लोगों को ये देखा गया है कि गेम्स में काफ़ी रिलीफ वो ढूंढते हैं अपना, और इवेंचुअली उन्हीं वीडियो गेम्स की एडिक्शन भी हो जाती है। मोबाइल पे सारी सारी रात कई दिन वो उसी में ही इंडल्ज रहते हैं। और कई दफ़ा घर वाले भी थोड़ा लेट ये चीज़ नोटिस करते हैं, क्योंकि इस तरह की एडिक्शंस को इतनी उस तरह की बुरी एडिक्शन नहीं समझा जाता या ख़तरनाक एडिक्शन नहीं समझा जाता, तो वो अननोटिस रहती हैं काफ़ी अर्से तक। नोटिसेबल तब होती हैं जब बाकायदा आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है सेल्फ मेडिकेशन, वो चाहे फिर किसी मेडिसिन पर हो, वो चाहे किसी नॉन केमिकल किसी एक्टिविटी में हो, या किसी और नॉन केमिकल प्रोसेस में हो। बहरहाल ये कॉमन है, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव तरीका है, जो मसले का हल जिस तरह से निकलने की ज़रूरत होती है वही बेहतर है, बजाय कि हम अपनी तरफ से ये जो हम अपने जो तुक्के लगा रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन है कि हम खुद से ही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को मसाइल से निकाल लें, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी होती है। जैसे हम बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स में लेते हैं, उसी तरह से इमोशनल प्रॉब्लम्स में भी प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ हमें ये भी बताइए कि क्या ऐसे मौके पर घर वाले या पेशेंट के इर्द गिर्द के लोग, उसके लव्ड वंस, पेशेंट के बार बार कहने या बातों को रिपीट करने या दबाव देने पर बात भी मान जाते हैं? जैसे उसका अपनी बीमारी की वजह से अपने काम, कारोबार या पढ़ाई में परफॉर्मेंस ना दे सकना, लेकिन पेशेंट बेचारा तो खुद उसको इन बातों का इतनी क्लैरिटी के साथ पता नहीं होता, इंसाइट नहीं होती। तो ऐसे मौके पर उसकी तरफ से इस तरह की तजावीज़ भी सामने आती हैं, जैसे कि मेरा स्कूल बदल दिया जाए जी, या मुझे कोई और कारोबार करवा दिया जाए, या फ़लाँ जगह मेरी शादी कर दी जाए। तो क्या पेशेंट की हेल्प इस तरह से की जा सकती है कि हम उसी से सलूशंस लें? गो कि वो काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम तो है ही, लेकिन क्या उसके पास अपने मसले का या मूड डिसऑर्डर का हल होता है कि कुछ मनूवरिंग की जाए, उसकी कुछ बात को माना जाए तो उसके मसले ठीक हो जाएं? क्योंकि एक अजीब सी आस भी तो होती है ना, और एक इस तरह की गर्ज़मंदी भी होती है कि कहीं से भी सलूशन मिलेगा हम ले लेंगे। तो क्या पेशेंट ख़ुद अपना सलूशन अपने मसले का दे सकता है, या ये सलूशन कहीं से भी मिल सकता है? जैसे अभी हमने बात की सेल्फ मेडिकेशन की, तो फैमिली भी इसी तरह के रवैये में इन्वॉल्व हो जाती है कि ख़ुद से ही फिर वो इसी तरह की सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं कि अगर इसको हम फ़लाँ मोबाइल लेके दे दें नया तो बेहतर हो जाएगा, अच्छा बेहतर खुश रहेगा, या जो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हैं, अगर इसकी हम जहाँ ये चाह रहे हैं उधर शादी करवा दें, कोई कॉलेज वगैरह चेंज करा दें, बाहर पे भेज दें, इसको शौक़ है तो बाहर भेज दें, इसको गाड़ियों का शौक़ है तो गाड़ियाँ ले दें, या इस तरह की चीज़ें। ये फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, और इलाज में आने से पहले तो इन्हीं चीज़ों पर ही गुजारा भी हो रहा होता है बड़े अरसे से, कि ऐसे ठीक हो जाए, ऐसे ठीक हो जाए। उम्मीद भी होती है फैमिली को कि शायद अब ये तरीका हम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस पे हम अक्सर शोज़ में बात भी करते हैं कि इसी को ही इनेबलिंग भी बेसिकली कहते हैं, कि हम उसके हिस्से के काम कर रहे हैं बेसिकली, और उसको जो असल रियल इश्यूज़ है उस पर ना हम खुद एड्रेस कर रहे हैं उसको, ना ही पेशेंट को करने दे रहे हैं। पेशेंट को भी यही उम्मीद दिला रहे हैं कि तुम्हारा मसला असल में तो ये है कि तुम्हारी शादी हो जाए, या तुम्हारा कॉलेज चेंज कर दें, या तुम्हारा बिज़नेस शुरू करवा दें,
या तुम्हें बाहर भेज दें, तो रियल इशू से पेशेंट भी डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसको लगता है कि असल मसले ये हैं, वो अंदर अपने प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देख पाता। हम इन बेजा मेहरबानी के रवैयों पर मज़ीद बात करेंगे जिससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान में इजाफ़ा होता है, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच दूर है। चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। हम मेहरबानी के, बल्कि बेजा मेहरबानी के रवैयों पर बात कर रहे थे, जिनके बारे में मरीज़ या फैमिली को लगता है कि अगर उन बातों को मान लिया जाए तो इससे मूड और मिजाज की जो ख़राबी है उसमें कुछ खातिर खा बेहतरी पैदा हो जाएगी। जैसे मर्ज़ी की गाड़ी ले देना, कारोबार करवा देना, मर्ज़ी के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा देना, पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर भेज देना। आप इस सिलसिले में हमें बता रही थी
तो क्या इससे कोई फ़ायदा भी होता है या असल मसला अपनी जगह मौजूद ही रहता है? क्योंकि ये तो तय है कि असल मसले को एड्रेस करने से ही असल मसले को कोई फ़र्क पड़ेगा। इधर उधर के मामलात पर तवज्जो देने से तो वही मामलात बेहतर हो सकते हैं। जो मूड और मिजाज का मसला है वो तो एक स्पेसिफिक हैंडलिंग मांगता है। जी बिल्कुल, ये मैंने इससे कहा कि वो ये फैमिली अपने एंड पे कुछ सॉल्यूशंस जो है वो तलाश करना चाह रही होती है कि ऐसे करके देख लें या वैसे करके देख लें तो शायद इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल लें, तो इसलिए वो ठीक। और कई दफ़ा पेशेंट को भी यही लग रहा होता है कि ये सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा कुछ, तो इसलिए शायद मेरे मूड में प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं, या उदासी है या डिप्रेस्ड हूँ। एक जनरल परसेप्शन भी यही है कि हमारी खुशी शायद कंडीशनल होती है। ये भी एक बड़ा एक आम एक मिसकंसेप्शन है कि खुशी कुछ मिलेगा तो खुशी मिलेगी, वरना उदास ही रहता है इंसान। तो घर वाले भी इसी सोच में रहते हैं कि शायद इसकी मर्ज़ी की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए उदास है, डिप्रेस्ड है। तो उस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा बेजा मेहरबानियाँ भी करते हैं। और मैंने जैसे कि फार्मूलाज लगा रहे होते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं शायद ठीक हो जाए। इस तरह के हालात जो है वो ज़रूर होते हैं। एक दूसरा रवैया भी देखने में आया है कि जब कोई उदास होता है या डिप्रेस्ड होता है, या अगर कोई अपने लव्ड वन को डिप्रेशन की तरफ जाता हुआ देखता है, तो कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स दूसरे रवैये में भी इन्वॉल्व होते हैं जिसको प्रोवोकिंग कहते हैं। यानी उससे मज़ीद पेशेंट को आप इश्तियाल दिलाते हैं या उसको मज़ीद डिप्रेशन की तरफ धकेल सकते हैं। जैसे कई दफ़ा देखा गया है कि फैमिली मेम्बर्स इस तरह के मशवरे दे रहे होते हैं कि या इस तरह की बातचीत उनके साथ कर रहे होते हैं कि तुम ब्राइटर साइड की तरफ देखो ज़िंदगी की, तुम पॉजिटिव चीज़ों को देखो, तुम नेगेटिव क्यों हो इतने, इस तरह की बात। यानी जैसे उसको ब्लेम करना कि शायद ये कोई तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम नेगेटिव हुए हो, जबकि ऐसा नहीं है। ये मेंटल इलनेसेस में, इमोशनल प्रॉब्लम्स में इंक्लिनेशन ब्रेन कनेक्टेड ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के साथ होता है। इसमें कोई वो बाय चॉइस नेगेटिव चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो इस तरह के मशवरे देना, फिर ये कहना कि अच्छा ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं है। फिर एक और गलती भी करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे पेशेंट का जो कि किसी इमोशनल प्रॉब्लम का शिकार है, उसका कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ जिसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको समझाने की अपनी तरफ से मोटिवेट कर रहे होते हैं कि इसको देखो, उसको देखो, तो तुम भी ठीक हो जाओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास क्या कमी है। ये मशवरे इस तरह के देना, तो इंडिविजुअली यानी डील ना करना पेशेंट की प्रॉब्लम को, उसको समझना कि शायद ये भी बाकियों की तरह वही सब जो है वो चीज़ें जो है वो कर सकता है, बस थोड़ा सा इसको बकअप करने की ज़रूरत है। तो ये भी, इससे भी मज़ीद जो है वो पेशेंट प्रोवोक ही होता है कि जब हम उसको कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं बाकी लोगों से। तो एक तो बहुत बड़ी ये सजेशन भी होगी फैमिली मेम्बर्स को, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं अपने बच्चों का या अपने किसी लव्ड वन का या बहन भाइयों का किसी और के साथ, आपस में ही कंपैरिजन कई दफ़ा पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चों का एक दूसरे का, तो ये इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता। नीयत फैमिली मेम्बर्स की बहुत अच्छी होती है कि कंपैरिजन करने से शायद कोई मोटिवेशन मिलेगी और पेशेंट जो है वो उनको फॉलो करेगा जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इससे मज़ीद आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं ये कह के कि शायद तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस है, तो उनकी स्ट्रेंथ्स को अडॉप्ट करो। या तो ये एक, तो दूसरा ये कि कई दफ़ा आप फैमिली मेम्बर्स लेक्चर बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े मशवरे एडवाइजेस देते हैं बहुत ज़्यादा। लेक्चरिंग बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती कि आप एक दो घंटे बिठा के तो पेशेंट को सिर्फ इस चीज़ पर ही लेक्चर दे, ये करो वो करो। अगेन वही बात है कि ये महसूस नहीं कराना कि उसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको हेल्प की ज़रूरत है, बल्कि उसको सिर्फ खुद से ही हमें लगता है कि मशवरे दे के शायद वो ठीक हो जाएगा। तो एक ये अप्रोच भी इतनी कोई कारआमद नहीं होती है। फिर एक अप्रोच ये भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, हम प्रेशराइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि बस तुम्हें करना ही होगा ये काम और तुम कर सकते हो और तुम करो, और मतलब उसके प्रॉब्लम्स को वहीं उसके होते हुए कंसिडर ना करते हुए हम उससे ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि वो बस इससे निकल आए, और इतना एक परफेक्ट होना उससे उम्मीद रख रहे होते हैं कि बस सुबह से ही अब तुम्हारी ये रूटीन होनी चाहिए, तुम इससे निकलो, इस डिप्रेस्ड मूड से निकलो और सुबह टाइम पे उठना है तुमने, और तुमने ये काम भी करने, ये काम भी करने, यानी इतना ज़्यादा उससे ऐसी उम्मीदें लगाना, जबकि उसका वो जो असल मसला है वो वहीं का वहीं खड़ा है।
बग़ैर मदद दिए, बग़ैर प्रोफेशनल हेल्प के हम उसको इस तरह की कई दफ़ा ट्रेनिंग से गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी अगेन बहुत एक डोंट्स में आता है कि पहले प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए जो रियल प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उसको ग्रेजुअली इन चीज़ों की तरफ लेके आ सकते हैं। फिर एक और चीज़ है जो कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सामने भी आती है कि बहुत ज़्यादा ये अज्यूम करना कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, चलो हो जाएगा, बस एक फेज़ आया हुआ है इस पर तो गुजर जाएगा। अगेन ये एक सेल्फ लिमिटिंग, एक सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर इसको हम कहेंगे कि आप जो है वो हेल्प भी नहीं ले रहे और आप मसले को मसला भी नहीं समझ रहे, ना मसले को मसले की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लव्ड वन का जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर वो आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, कई दिनों से उदास भी रह रहा है, अपना ख्याल भी रखना उसने छोड़ दिया है, लेकिन हो जाएगा खुद से ठीक, ये अज्यूम करना कि सब ठीक ही रहेगा, हो जाएगा ठीक। और हम पेशेंट को भी इस तरह की तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, कुछ दिन है गुजर जाएंगे। अगेन प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर्स को ये ख़ुद समझना ज़रूरी है कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, यानी ये कोई आम सैडनेस नहीं होती है, डिप्रेशन या मूड प्रॉब्लम्स या मूड डिसऑर्डर्स जो जिसको हम कहते हैं, ये कोई आम मूडी होना नहीं है कि जो कि खुद ही ठीक हो जाता है, अगले दिन उठते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। उसको मेडिकल प्रॉब्लम या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम समझना, जिसमें कई दफ़ा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है बाकायदा, एक तो ये समझना ज़रूरी है। फिर कई दफ़ा जैसे हमने अभी बात की इनेबलिंग की, तो कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स को ये लगना भी शुरू हो जाता है कि ये मसला शायद कोई हमने ठीक करना है, मसला पेशेंट का होता है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स अपने सर पे ज़िम्मेदारी ले रहे होते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, उसके हिस्से की तकलीफ़ भी अपने सर लेने की कोशिश करते हैं कि इसको बस हमने ठीक रखना है। तो जब हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जबकि काम हमारा उस तरह से नहीं है, तो फिर हम जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। ऐसे देखा भी गया है कि फैमिली मेम्बर्स खुद को ही ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं ही इसको सब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो कि इसको चाहिए, इसकी ये क्यों नहीं खुश हो रहा। बहुत दफ़ा ये लाइफ पार्टनर्स देखा गया कि वो कभी खुद को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि मैं इसको इस मसले से निकाल नहीं सकी, ये डिप्रेस्ड ही रहा है, ये खुश नहीं रहा है। पेरेंट्स अपने आप को ब्लेम करते हैं कि पता नहीं हम इसको हमारी कोई कमी रह गई थी कि हम इसको वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके जिसको चाहिए, जिसकी वजह से ये डिप्रेस्ड हो गए। तो इस तरह की थॉट से भी निकलने की ज़रूरत होती है। इससे तो ऐसे लगता है जैसे मरीज़ को तो अपनी कैफियत और अपनी डिप्रेशन और अपनी मूड और मिजाज की ख़राबी के बारे में क्लैरिटी के साथ पता नहीं होता जी, लेकिन फैमिली भी इस बारे में नहीं जानती, और अगर जानते भी हैं तो उन्हें ये मानने में मुश्किल का सामना है। उनका दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि हम इंसानों को जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ ज़हनी मसाइल भी कभी हमें उनका सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट आम है कि ज़हनी मसले का मतलब पागल हो जाना है, या वो लोग कमतर होते हैं जिन्हें ज़हनी मसाइल का सामना होता है। तो क्या फैमिली भी इस हकीकत को नहीं जानती, या उन्हें मानते हुए या इस हकीकत को एब्जॉर्ब करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मरीज़ की कैफियत तो समझ में आती है, लेकिन फैमिली ऐसा सब कुछ क्यों करती है जिससे लगता है कि दरअसल उन्हें बीमारी के होने का पता नहीं है, या वो इस बारे में सही तरह से उनकी मालूमात इस हवाले से गियर्ड अप नहीं है। देखिए, पहला टास्क जो फैमिली का होता है जब उनका लव्ड वन किसी साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस या मूड डिसऑर्डर का शिकार होता है कि वो इलनेस के बारे में अच्छे से लर्न करे, यानी इन डेप्थ स्टडी करे कि प्रॉब्लम है क्या। इसका जो आपने सवाल किया उसका ज़्यादातर ताल्लुक ये होता है कि अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन उस तरह से नहीं है उस इलनेस के ऊपर जो मसला है, तो हम पेशेंट से भी कई दफ़ा ऐसी उम्मीदें लगाते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं। एक तो ये कि इलनेस के बारे में एजुकेशन नहीं है, दूसरा अगेन कि कुछ फिर मानना भी नहीं चाह रहे होते हम कि हमारा लव्ड वन इस प्रॉब्लम का शिकार है, तो वो ग्रीफ होता है तो हम डिनाई करते हैं उस चीज़ को।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली मेम्बर के करने वाला काम होता है वो ये कि वो अपने आप को एजुकेट करे उस फील्ड में, उस इलनेस के बारे में स्टडी करे, जाने, उसका स्टूडेंट बन जाए कि प्रॉब्लम क्या है असल में। तो जब प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप ही अगर बहुत बड़ा अहम स्टेप है कि अगर यही जो है वो कवर हो जाए तो फैमिलीज़ ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। फिर वो ना तो इनेबलिंग करेंगी, ना वो बेजा फरमाइशें पूरी करेंगी, ना वो पेशेंट को प्रोवोक करेंगी या उससे इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगाएंगी जो कि वो फ़िलहाल जो है वो उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नॉलेज गेन करें उस प्रॉब्लम के हवाले से। और अब तो बहुत आसान है इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना, देखना, इंटरनेट जो है वो की फैसिलिटी सबके पास मौजूद है, तो अब बहुत आसान है ख़ुद को एजुकेट करना। फिर अगेन माहिरीन से भी मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। जब कोई इलाज में आता है तो फिर काउंसलिंग और वो सब सिलसिला चलता है। जो इलनेस के बारे में एजुकेशन मिलेगी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम असल में है क्या, उसको मैनेज करने का तरीका क्या है। और वो जो घर में जो हम घरेलू जो मसाइल होते हैं जिसको हम वैसे हल कर रहे होते हैं, तो इलनेसेस को वैसे हल नहीं कर सकते। इलनेसेस को एवरीडे कॉमन सेंस से एड्रेस नहीं किया जा सकता। जी जी। क्या फैमिली का ग्रीफ या एक गमजदगी की कैफियत भी उन्हें एक्सेप्ट करने से रोकती है कि ये एक रियलिटी है? क्या उनकी सेंस ऑफ लॉस भी इसमें कुछ रुकावट डालता है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बात की कि ग्रीफ तो बहुत ज़्यादा होता है जब भी पता चलता है फैमिली मेम्बर्स को कि कोई लव्ड वन किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम का शिकार है या मूड डिसऑर्डर्स का शिकार है। उसको एड्रेस करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है अगेन। इसलिए हमेशा जब कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है काउंसलिंग में तो सबसे पहले जो हम फैमिलीज़ को ये सजेशन होती है कि अपना ख्याल रखना शुरू करें और कोई डिफरेंट लेवल्स पर अपने ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक मतलब ये बेसिक एक आप समझें कि स्टेप है कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो आप किसी दूसरे का ख्याल नहीं रख सकेंगे उस तरह से, या जो रिक्वायर्ड है उसको हेल्प वो आप दे नहीं सकते। फैमिलीज़ कई दफ़ा इस ग्रीफ की वजह से बहुत ज़्यादा हल्कान हो जाती हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, अपनी ज़िंदगी की जो स्केजुलिंग, जो डेली स्केजुलिंग है उसको निगलेक्ट करती हैं, अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अपनी हॉबीज़ होती हैं उनको छोड़ छाड़ के बैठ जाती हैं कि ऑब्वियसली ग्रीफ होता है तो कुछ करने का ही दिल नहीं चाहता। तो पहला काम जो फैमिली मेम्बर्स को करने की ज़रूरत होती है वो ये कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, कि जब ख़ास तौर पर जब वो ट्रीटमेंट में आ जाता है पेशेंट तो उसके बाद कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। फ़िज़िकल लेवल पे अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, खाने पीने का, वर्जिश का, आराम का, नींद का। अगर कोई फ़िज़िकल इलनेसेस हैं तो उनका ख्याल रखना, जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, तो इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगेन मैंने जैसे बात की कि साइकोलॉजिकल लेवल पे वो जो मायूसी की कैफियत होती हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, ख़ुद को एजुकेट करने की ज़रूरत होती है, इमोशंस पर अपने काबू पाने की ज़रूरत होती है। तो फैमिली को इमोशनली भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। फिर कई दफ़ा सोशल एक्टिविटीज़ भी फैमिलीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, किसी की सपोर्ट नहीं, किसी से शेयर नहीं करते हैं कि हमारा लव्ड वन इस तरह के किसी मसले का शिकार है। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई सोशल सपोर्ट भी हासिल की जाए, क्योंकि फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी तो वो एक ऐसे अपने लव्ड वन को उस प्रॉब्लम से निकाल सकेगी। अदरवाइज़ तो अगर फैमिलीज़ ही वीक हैं, फैमिली के एंड, तो पेशेंट तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से फ़ाइट कर रहा होता है, तो उसको वो स्ट्रेंथ तो अभी देर से ही मिलेगी। यानी इन मामलात के हल के लिए फैमिली का भी एक डेफिनेटिव रोल है जो उन्होंने प्ले करना है। बिल्कुल। और सिर्फ पेशेंट की मेडिकेशन या पेशेंट के इलाज में हिस्सा लेने से मामला ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इसमें फैमिली के करने के काम, फैमिली की तरबियत, फैमिली की काउंसलिंग, फैमिली की एजुकेशन, ये चीज़ें भी क्या ज़रूरी एलिमेंट हैं उस इलाज का या उस टर्न अराउंड का या उस रिहैबिलिटेशन का जो पेशेंट्स के लिए की जाती है? जी बिल्कुल। उसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि फैमिलीज़ को एग्ज़ाम्पल से लीड करने की ज़रूरत भी होती है। हम कई दफ़ा पेशेंट से ऐसी उम्मीदें लगा रहे होते हैं कि वो खुश भी रहे, उसको गुस्सा भी ना आए, वो चिड़चिड़ा भी ना हो, उदास भी कभी ना हो, घबराए भी ना, कभी डरे भी ना, बेखौफ होके रहे। ज़रा सा अगर वो घबराता है, एंशियस होता है, तो उसको कहते हैं तुम क्यों इतना डरते हो, मसला ही कोई नहीं है।
लेकिन फैमिली के एंड पर जब हम देखते हैं तो वो वही सारी चीज़ें वो भी करते रहते हैं और वो भी बड़ी कॉमन होती हैं। तो और पेशेंट से हम ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि वो सारी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए या आइडियल हो जाए जैसे कि फैमिली चाह रही होती है। तो एग्जाम्पल से लीड करना तो बड़ा ज़रूरी है कि फैमिलीज़ को भी अगर हम चाह रहे हैं कि उनका लव्ड वन जो है वो बिल्कुल मतलब ठीक हो जाए, उस मायूसी से निकल आए, डिप्रेशन से निकल आए, अपना ख्याल रखना शुरू कर दे, अपनी कोई रूटीन बनाए, तो फिर घर में भी माहौल ऐसा रखना ज़रूरी है कि जो कि एक स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा हो, एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल हो, जिसमें बाकी घर वाले भी कोई वर्जिश या इस तरह का कोई इंतज़ाम करें कि अगर हम फैमिली से ये पेशेंट से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो एक्सरसाइज भी करें, हर चीज़ टाइम पे करें, मेडिसिन भी टाइम पे खाए, उठे भी टाइम पे और हर चीज़, तो फिर फैमिली को भी बाय एग्जांपल लीड करना होगा। इससे तो एक और बात का भी अंदाज़ा होता है जो हम अगले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे कि फैमिली का एक रोल इससे वाज़ेह हो रहा है कि वो इलाज की बेहतरी के लिए कुछ काम खुद से कर सकते हैं। इसमें उनके करने के भी बहुत से काम हैं, और अगर मरीज़ वक्ती तौर पर इलाज में कंप्लाइंट नहीं है या इलाज में अपने फ़राइज़ को निभा नहीं रहा, तब भी मामले को और रिहैबिलिटेशन को और मरीज़ की बहाली को फैमिली मेम्बर्स की एफ़र्ट से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बाकी बीमारियों से तो मामला कदरे मुख्तलिफ है, जिसमें बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ मरीज़ के कंधों पर ही होती हैं। जैसे डायबिटिक्स ने अपनी दवाई ख़ुद खानी होती है, अपने डॉक्टर के पास ख़ुद जाना होता है, लेकिन आपकी बातचीत से तो ये वाज़े होता है कि मूड और मिजाज के मसले में फैमिली मेम्बर्स मरीज़ के इलाज में बहुत सी आसानी अपने अंदर लाने वाली तब्दीलियों से भी पैदा कर सकते हैं, जिसमें अपने लाइफस्टाइल पर काम करना, अपनी एजुकेशन को अपडेट करना, मरीज़ से रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस लगाना। ये नहीं कि अब उसके बेहतर होने का मामला है तो हम उसे वो गलतियां भी ना करना दें जो आम तौर पर सेहतमंद इंसान भी कभी कर ही देते हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पर हम आपके साथ तफसील से अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम अपने नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह अगले बुध दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान आपके पास हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।